लीजिए सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित कहानी द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब का हिंदी में अनुवाद मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। ये कहानी पब्लिश हुई थी मार्च 1892 में। जिस समय की यह कहानी है उस समय शर्लक होम्स और वॉटसन अब अलग अलग घरों में रह रहे हैं। वॉटसन की शादी हो चुकी है और वह पेडिंगटन स्टेशन के पास रहा करते हैं। हालांकि वो शर्लक से मिलने अक्सर आया करते हैं। पेडिंगटन स्टेशन के पास से ही वॉटसन अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्होंने कई लोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया है, जिससे वो वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं। एक दिन सुबह सुबह विक्टर हार्टले नाम का एक शख्स वॉटसन से अपना इलाज कराने आता है। वह बहुत परेशान लग रहा है। वह उन्हें रुमाल में लपटा अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ का एक अंगूठा ताज़ा ही कट के अलग हो चुका है। इसे देखकर वॉटसन बहुत विचलित हो जाते हैं। वह बहुत घबराया हुआ है और अचानक ज़ोरों से हंसने लगता है। वॉटसन समझ जाते हैं कि इस पर कोई बहुत भारी विपदा आ कर गई है, जिससे इसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। वो उसे पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स देते हैं और उसे रिलैक्स होने को कहते हैं। उसकी ठीक से मरहम पट्टी करते हैं। वह उन्हें बताता है कि उसके साथ बीती रात एक बहुत ख़राब हादसा हुआ है और वह इस हादसे के बारे में पुलिस को बताना चाहता है, पर उसके पास अपनी बात का कोई सबूत नहीं है। वो ये नहीं जानता कि पुलिस उस पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी। इस पर वॉटसन उसे सलाह देते हैं कि पुलिस में जाने से पहले वो शर्लक होम्स से मिल ले। शर्लक होम्स उसकी मदद ज़रूर करेंगे। विक्टर ने भी शर्लक होम्स की काफ़ी तारीफ सुन रखी थी और वह वॉटसन के साथ शर्लक होम्स के घर 221 बी बेकर स्ट्रीट पहुंच जाता है। शर्लक उन्हें अपने काउच पे आराम से लेटकर अपनी कहानी बताने को कहते हैं। विक्टर उन्हें बताता है कि वो एक हाइड्रोलिक इंजीनियर है। उसने 7 सालों तक अप्रेंटिस की और पिछले 2 सालों से उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, पर उसका बिजनेस कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा। किसी तरह उसका महीने का गुजारा हो जाता है। वह बताता है कि एक दिन शाम को कॉलोनल लाइसेंडर स्टार्क नाम का एक आदमी उनसे मिलने आता है। वो बहुत ही लंबा पतला जर्मन एसेंट का आदमी होता है। विक्टर अभी शादीशुदा नहीं है और वो लगभग 25 साल के हैं। स्टार्क उनसे पूछता है कि क्या वो शादीशुदा हैं। इस पर विक्टर को बड़ा आश्चर्य होता है। वो उन्हें जवाब देते हैं कि नहीं। फिर वह उनसे पूछते हैं कि वह क्या अकेले रहते हैं। विक्टर बोलते हैं हाँ, लेकिन इससे उनके काम का क्या लेना देना। तब स्टार्क उनसे कहते हैं कि जो काम वह उनसे कराना चाहते हैं वह बहुत खुफिया काम है और वह नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता चले। विक्टर को यह कसम खानी होगी कि स्टार्क उनसे जो भी बातें बताने जा रहे हैं वो सिर्फ अपने तक ही रखेंगे और किसी को भी वो उस बात की भनक नहीं लगने देंगे। विक्टर इस बात की कसम खा लेते हैं। स्टार्क उन्हें इस काम को करने के $50 देने की बात करता है, जिसके लिए विक्टर खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। फिर मिस्टर स्टार्क विक्टर को बताते हैं कि उनके पास एक ज़मीन है जिसके ऊपर उन्होंने हाइड्रोलिक प्रेस लगा रखा है, क्योंकि उनकी ज़मीन के अंदर मुल्तानी मिट्टी का अच्छा स्रोत है। वो मुल्तानी मिट्टी को हाइड्रोलिक मशीन से दबाकर उसके ईंटें बनाकर उसे संरक्षित करते हैं। तब विक्टर उनसे पूछता है कि इसमें इतनी खुफिया रखने वाली क्या बात है। तो मिस्टर स्टार्क उसे बताते हैं कि उसके पड़ोसियों की ज़मीन में भी मुल्तानी मिट्टी छुपी हुई है, पर वो ये बात नहीं जानते। इसलिए मिस्टर स्टार्क चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल खुफिया रहे, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों की ज़मीन भी खरीदना चाहते हैं। अगर उनके पड़ोसियों को मालूम पड़ गया कि उनकी ज़मीन के अंदर मुल्तानी मिट्टी का इतना अच्छा स्रोत है, तो वो अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचेंगे। इस पर विक्टर कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। जहाँ तक उन्हें पता है वह तो खोद के बाहर निकाल ली जाती है। तो स्टार्क इस बात पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। फिर वो स्टार्क से कहते हैं कि अगले दिन उन्हें रात के 11 बजे आइफर्ड स्टेशन पहुंचना होगा,
जो कि बाक्शा में है। रात के 11 बजे ही उन्हें वहाँ पर आना है, क्योंकि वह यह काम बहुत खुफिया तरीके से करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी जाने कि उनके घर में कोई इंजीनियर आया है। प्लान के अनुसार विक्टर रात के 11 बजे बाक्शा के ईफर्ड स्टेशन पहुंच जाते हैं। उस समय स्टेशन पे उनके अलावा कोई नहीं होता, सिर्फ एक कुली होता है जो उन्हें बाहर तक छोड़ देता है। वहाँ पर मिस्टर स्टार्क उन्हें घोड़ा गाड़ी से लेने आ चुके थे। जब मिस्टर स्टार्क विक्टर को देखते हैं तो उनका हाथ पकड़ के घसीट के वो घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा देते हैं। इस पर शर्लॉक होम्स विक्टर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने उस घोड़े को देखा था, वो किस रंग का घोड़ा था। तो विक्टर बताते हैं कि हाँ, उन्होंने घोड़े की एक हल्की सी झलक ज़रूर देखी थी। वह भूरे रंग का, जवान, तंदुरुस्त, साफ सुथरा, चमकीला घोड़ा था। शर्लॉक होम्स उनसे कहानी आगे कहने को कहते हैं। विक्टर बताते हैं कि मिस्टर स्टार्क ने उन्हें बताया था कि उनका घर वहाँ से कोई 7 मील की दूरी पर है, पर उन्हें बग्घी में बैठे बैठे लगभग 1 घंटा हो चुका था। उनके हिसाब से उन्होंने 10 से 12 मील का सफ़र अवश्य तय किया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि बग्घी की जितनी भी खिड़कियाँ थीं उन सब पे पेंट किया हुआ था। वो बाहर का कोई भी नज़ारा नहीं देख पा रहे थे। यहाँ तक कि मिस्टर स्टार्क विक्टर से रास्ते में कोई भी बात नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से विक्टर का वह सफ़र बीतता है। उस सफ़र की सड़क बहुत ख़राब होती है। ऊबड़ खाबड़ सफ़र से हिचकोले खाते हुए 1 घंटे के बाद विक्टर मिस्टर स्टार्क के घर पहुँचते हैं। जैसे ही विक्टर स्टार्क के घर पहुँचते हैं, मिस्टर स्टार्क उन्हें घसीट के एक हॉल में ले जाते हैं, जिससे मिस्टर विक्टर स्टार्क का घर बाहर से देख नहीं पाते। विक्टर जब स्टार्क के घर पहुंचते हैं तो एक बड़े से हॉल में बिल्कुल अंधेरा होता है। स्टार्क वहां तेजी से माचिस टटोलने लगते हैं। तभी उस हॉल में एक दरवाज़ा खुलता है और लैंप लिए खूबसूरत सी औरत वहां आती है। स्टार्क उस औरत से जर्मन में धीमे धीमे बात करते हैं और कान में कुछ फुसफुसा कर कहते हैं। फिर वह औरत वो लैंप वहीं रख के अंदर चली जाती है। स्टार्क विक्टर से कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। विक्टर उस हॉल में अकेले रह जाते हैं और स्टार्क उस हॉल से कहीं बाहर गलियारे में चले जाते हैं। विक्टर देखते हैं कि वहाँ टेबल पर कुछ जर्मन किताबें रखी थीं। तभी वो औरत फिर से उस हॉल में आती है और हाथ जोड़कर विक्टर से प्रार्थना करने लगती है कि वह जल्द से जल्द वापस लौट जाएं। उन्हें दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। इस पर विक्टर बहुत चौंक जाते हैं। वो अपने $50 छोड़े बिना यहाँ से नहीं जा सकते थे और उन्हें काम भी पूरा करना था। वो उस औरत से कहते हैं कि वो अपना काम पूरा किए बिना वहाँ से नहीं जाएंगे। तभी वहाँ मिस्टर स्टार्क आ जाते हैं और वह औरत फिर से अंधेरे में लीन हो जाती है। मिस्टर स्टार्क अपने साथ अपने एक सहयोगी को भी लेकर आए थे। मिस्टर स्टार्क देखने में बिल्कुल लंबे पतले, उनकी नुकीली सी ठुड्डी थी, जबकि उनका साथी गठे हुए बदन का नाटा आदमी था। दोनों गलियारों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वह घर विक्टर को बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था, जिसमें कई गलियारे थे और कई सीढ़ियाँ थीं। होते हुए वो एक छोटे से कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो हाइड्रोलिक मशीन लगी थी। वो हाइड्रोलिक मशीन विक्टर की कल्पना से काफ़ी बड़ी और मजबूत थी। विक्टर को समझ में नहीं आता कि मुल्तानी मिट्टी निकालने के लिए इतनी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन का क्या काम था। वो हाइड्रोलिक मशीन का परीक्षण करते करते अंदर कमरे में चले जाते हैं। ये बात मिस्टर स्टार्क को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। विक्टर देखते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन के सतह पर बहुत से मेटल के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो वह स्टार्क से कहते हैं कि जब तक वो उन्हें सच नहीं बताएंगे तब तक वह ये मशीन ठीक नहीं करेंगे। उन्होंने ज़रूर ही विक्टर को झूठी कहानी बताई थी, यहाँ कोई मुल्तानी मिट्टी नहीं निकाली जाती। जब स्टार्क यह बात सुनते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो विक्टर से कहते हैं, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ समझ लिया। और वह गुस्से में वह हाइड्रोलिक मशीन वाला कमरा बंद करके बाहर चले जाते हैं। विक्टर उस छोटे से कमरे में फंस जाते हैं। वो देखते हैं कि लोहे का एक बड़ा सा पटरा उनके सर के ऊपर लगा है और चारों तरफ दीवारें लकड़ी की फंटियों से बनी हैं।
तभी घर घर की आवाज़ आती है और वह हाइड्रोलिक मशीन चालू हो जाती है। वह लोहे का पटरा बहुत तेज़ी से नीचे आने लगता है। विक्टर समझ जाते हैं कि उनकी मौत अब निश्चित है। इस पटरे के नीचे दब के उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और कुछ ही मिनटों में वह मर जाएंगे। तभी लकड़ी के पटरे के पीछे से रोशनी आती है और एक छोटा सा दरवाज़ा खुलता है। वो औरत जो विक्टर को नीचे मिली थी, वो अपना हाथ दे के विक्टर को बाहर खींच लेती है। विक्टर के हाथ से वो लैंप वहीं गिर जाता है और थोड़ी ही देर में चकनाचूर होकर टूट जाता है। जब विक्टर को अंदर के कमरे से लैंप के टूटने की आवाज़ आती है, तब वह समझ जाते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन ने अपना काम कर दिया है। वो औरत विक्टर से कहने लगती है कि उसके पास भागने का ये आखिरी मौका है। अगर मिस्टर स्टार्क अपने सहयोगी के संग वहाँ आ जाएंगे, तब वह उन्हें नहीं बचा पाएगी। वो विक्टर का हाथ पकड़ के तेज़ी से गलियारे सीढ़ियों से होते हुए उसे एक कमरे में लेकर आती है, जहाँ पर एक बड़ी सी खिड़की होती है। वो विक्टर से कहती है कि वह नीचे कूद जाए। उस खिड़की की ऊंचाई कोई 8 फीट होगी। नीचे एक खूबसूरत सा गार्डन था जिसमें कई गुलाब खिले थे। चांदनी रात में वो गुलाब बहुत चमक रहे थे। विक्टर सोचता है कि अगर वह यहाँ से कूदकर भाग गया तो कहीं उस औरत की जान को मिस्टर स्टार्क से खतरा ना हो, इसलिए वह हाथ के सहारे रेलिंग पर लटक जाता है। मिस्टर स्टार्क हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेके उस कमरे में दाखिल होते हैं, तो वह औरत उन्हें नहीं, अब दोबारा नहीं, अब दोबारा नहीं कह के रोक लेती है। लेकिन वह उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं पाती। मिस्टर स्टार्क वो चाकू चला देते हैं और विक्टर बालकनी से उसी समय नीचे कूद पड़ता है। विक्टर तेज़ी से झाड़ियों के बीच से भागना शुरू करता है। तभी उसे अपने हाथों में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है और वह देखता है कि उसके हाथ का एक अंगूठा कट के गिर चुका है। उसका सर घूम जाता है और वह वहीं झाड़ियों में चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सुबह के तकरीबन 4 बज चुके होते हैं। आश्चर्यचकित हो जाता है वो यह देख के कि वह स्टेशन जिससे वह आया था, वह ईफोर्ड स्टेशन उसकी आंखों के सामने था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र उसने कैसे तय कर लिया। वह भागता हुआ स्टेशन पे जाता है और गाड़ी पकड़ के सबसे पहले डॉक्टर वॉटसन से अपना इलाज कराने आता है। शर्लॉक होम्स ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। शर्लॉक होम्स उठते हैं और एक फ़ाइल निकालते हैं। उसमें से अखबार की एक कटिंग को वो पढ़ के सुनाते हैं, जिसमें एक 26 वर्षीय इंजीनियर अचानक से रात के 10 बजे अपने घर से किसी काम के लिए कुछ महीने पहले निकला होता है और वह लौट के कभी वापस नहीं आया होता। मिस्टर विक्टर समझ जाते हैं कि ज़रूर उनकी तरह ही वह इंजीनियर भी मिस्टर स्टार्क के जुल्म का शिकार हो गया होगा और शायद अपनी जान गंवा बैठा होगा। शर्लॉक होम्स पुलिस इंस्पेक्टर को भी बुला लेते हैं और वो सब मिलकर ईफोर्ड स्टेशन के पास उस घर में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मिस्टर विक्टर के साथ ही हादसा हुआ था। लेकिन विक्टर ये नहीं जानते थे कि ईफोर्ड स्टेशन पे उतरने के बाद वो 12 मील का सफ़र उन्होंने किस दिशा में तय किया था। वह उत्तर की दिशा थी, पूरब की या पश्चिम की। इस पर शर्लॉक होम्स कहते हैं कि उन्होंने कहीं भी कोई सफ़र तय ही नहीं किया। इस पर सब चौंक के शर्लॉक का मुंह देखने लगते हैं। शर्लॉक कहते हैं कि स्टार्क ने विक्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए घोड़ा गाड़ी 6 किलोमीटर आगे और 6 किलोमीटर पीछे दौड़ाई थी, जिससे विक्टर को लगे वो 12 मील का सफ़र तय कर चुका है, पर दरअसल वो वहीं पे था। इसलिए सुबह जब उसे होश आया तो वो झाड़ियाँ जहाँ वह रात में गिरा था, उसी के ठीक सामने वह ईफोर्ड स्टेशन था। जब सारे ईफोर्ड स्टेशन पे उतरते हैं तो देखते हैं कि आगे एक घर से बहुत गहरा धुआं उठ रहा है। उन्हें मालूम पड़ता है कि बीती रात इस घर में आग लग गई थी और पूरा घर जलकर तहस नहस हो चुका था। जब वो उस घर के पास पहुंचते हैं तो विक्टर वहां की बालकनी देख के उस घर को पहचान जाता है। ये वही घर था जहां की बालकनी से पिछली रात वो कूदकर अपनी जान बचाकर भागा था। वह जाके आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह ईफोर्ड स्टेशन के बगल में ही था, जबकि उसे तो भान हो रहा था कि उसने 10 से 12 मील का सफ़र तय किया है। शर्लॉक बताते हैं कि वह हाइड्रोलिक मशीन जिस पर उसने मेटल के टुकड़े देखे थे, दरअसल वहाँ पर नकली स्टर्लिंग्स के सिक्के बनते थे।
इसलिए स्टार्क को इस बात से बहुत डर था कि कहीं विक्टर ये बात जान गया कि वो नकली सिक्के बताते हैं तो उन्हें पुलिस को पकड़ा ना दे। इसीलिए स्टार्क इस बात को बहुत गोपनीय रखना चाहता था। वहाँ पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ घर का आग बुझाने का काम कर रही थीं। साथ ही कई मजदूर भी लगे थे। मजदूरों को घर के बाहर अंदर से मेटल के बहुत भारी टुकड़े मिलते हैं और साथ ही मिलता है एक कटा हुआ अंगूठा, जिसे देख के वो बहुत डर जाते हैं। ये विक्टर का वही कटा अंगूठा था। शर्लॉक अगल बगल लोगों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ के लोगों ने सुबह तड़के कुछ लोगों को कुछ डिब्बों में बहुत भारी सामान गाड़ी पे रख के जाते हुए देखा था। वो समझ जाते हैं कि वो इन ठगों को पकड़ नहीं पाए और उनके आने से पहले ही वो सारे नकली सिक्के भर के कहीं रफू चक्कर हो चुके थे। पर विक्टर को ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। लालच में आके उन्होंने गलत काम करने का प्रयास किया था। ये थी शर्लॉक होम्स की कहानी एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।